नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। एक्चुअली रिसेंटली ये हुआ है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया है। इस वजह से हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो इस वजह से हम आज क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि क्या कंपोनेंट्स है इस प्रोजेक्ट के। सेकेंड चीज जो आज हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि क्या स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं जो हमें इस प्रोजेक्ट की हेल्प से देखने को मिलेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि क्या कंसर्न्स हैं और फर्स्ट हैंड कैसे ये जो प्रोजेक्ट है ये एनजीटी के पास गया था वो भी हम इस ही लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो अब बिना टाइम वेस्ट करे डायरेक्टली अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। देखिए, अगर मेरी स्पीड किसी को स्लो लगती है तो वो वीडियो की स्पीड को 1.25 या 1.5 पे भी करके देख सकता है। ओके, अब मैं आपको स्टार्टिंग से सब कुछ बताता हूँ कि हुआ क्या था। ये जो प्रोजेक्ट है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, ये लॉन्च हुआ था 2021 में। अब 2021 में लॉन्च होने के बाद कुछ एनवायरमेंटल कंसर्न्स इससे रिलेटेड देखने को मिले जो हम एंड में देखेंगे। ठीक है, तो उस एनवायरमेंटल कंसर्न्स के चलते इसको एनजीटी के पास ट्रांसफर कर दिया गया था कि पहले वहां से अप्रूवल मिलना जरूरी है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से, उसके बाद ही इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जा सकता है। अब 2022 से 2026 आ गया एंड कल ही इस प्रोजेक्ट को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अप्रूव कर दिया है। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए थी, बट याद रखना सबसे पहले जो इसे लॉन्च किया गया वो किया गया 2021 में। ओके, अब थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट के बारे में एक ओवरव्यू देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद डीप में आगे देखेंगे, अभी ओवरव्यू देख लेते हैं। ये जो ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट है, इसका फॉर्मल नेम जो है वो क्या है, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड। हो सकता है कि आपके एग्जाम में आपको ये नाम ना देखने को मिले और फॉर्मल नेम देखने को मिले, तो फॉर्मल नेम भी प्लीज आप याद रखना। अगर पूरी लागत की बात करें कि इस प्रोजेक्ट में कितना पैसा लग रहा है, तो 72,000 से 81,800 करोड़ का ये एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव है। तो इतना पैसा, इतनी लागत इसमें लगेगी। अब कौन सी एजेंसीज हैं जो इस प्रोजेक्ट को हेड करेंगी, तो दो एजेंसी आपको देखने को मिलेगी। एक है नीति आयोग और एक है ANIIDCO। ये तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की एक कॉरपोरेशन है। ठीक है, ये इसको इसका मतलब कि इसको इम्प्लीमेंट करेगी, प्लस जो स्पेयर हेड है वो कौन है, वो नीति आयोग है। तो ये दोनों एजेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। प्लस अब आपको पता है कि कोई भी चीज अगर बनाई जाती है, कोई भी प्रोजेक्ट अगर लाया जाता है, तो कोई तो सिग्निफिकेंस होगी, कोई तो एम होगा, कोई तो ऑब्जेक्टिव होगा। तो इसका जो एम है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है इस प्रोजेक्ट का कि ये इंडिया के साउदर्न मोस्ट आइलैंड पर बनाया जा रहा है। साथ ही साथ क्यों, क्योंकि हमें इसके बनते ही एक ग्लोबल मैरीटाइम एंड स्ट्रैटेजिक हब इंडिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको पता है कि इस एरिया से, अभी मैं पूरे मैप में भी दिखाऊंगा, आगे मैंने सारे मैप्स ऐड किए हुए हैं तो वहां अच्छे से समझाता हूँ। पहले आप ये समझो, ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इसका साउदर्न मोस्ट आइलैंड कौन सा है, ग्रेट निकोबार आइलैंड। यहां पर इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और फिर मैं आपको इसका एक जूम जूम्ड मैप दिखाता हूँ। देखो, ये इसका जूम्ड मैप है। हमने जो अभी देखा ग्रेट निकोबार, उसका ये जूम्ड मैप है। ओके, तो ये जो आपको ऑरेंज वाला एरिया दिख रहा है, ये रेड वाला एरिया दिख रहा है, यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को पूरा का पूरा बनाया जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको चार कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। वो चार कंपोनेंट्स की डिटेल भी मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले आप चार कंपोनेंट्स देख लो क्या है। एक बनेगा यहाँ पे इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक यहाँ पे बनेगा ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक यहाँ पे बनेगा पावर प्लांट और एक बनेगा यहाँ पे इंटीग्रेटेड टाउनशिप। अब ये इंटीग्रेटेड टाउनशिप क्यों बन रही है ये मैं आपको स्टार्टिंग से समझाता हूँ। देखो, हो क्या रहा है कि हमें एक लार्ज वेसल को हैंडल करने वाला पोर्ट चाहिए। आपको पता है कि ये जो एरिया है ग्रेट निकोबार आइलैंड वाला, इसके आपको राइट साइड में, आगे मैप में दिखाऊंगा, तो मलक्का स्ट्रेट देखने को मिलेगी। अब आपको पता है कि मलक्का स्ट्रेट के थ्रू हमें एक बहुत ही ज्यादा हाई ट्रैफिक वेसल एरिया देखने को मिलता है, एक पैसेज देखने को मिलता है। तो उसके लिए ही हमने क्या किया है, हमने सोचा है कि हम उस पर्टिकुलर पैसेज को, हाई वेसल पैसेज को, हाई
ट्रैफिक वेसल पैसेज को क्या करे, उसकी मार्केट को ग्रैब कर सकते हैं बाय मेकिंग हेयर अ पोर्ट। तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, इस वजह से हम यहाँ पे एक पोर्ट डेवलप कर रहे हैं ताकि हम उस ट्रैफिक से फायदा उठा सकें, हम उस ट्रैफिक से इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो है यहां से एक्सप्लॉइट कर सकें। ठीक है, अब देखो इसके लिए ही ये जो यहाँ पे बोला गया ना कि गैलेथिया बे है, गैलेथिया बे यहाँ पे है, प्लीज इस बात को याद रखना। और यहीं पे पोर्ट बनाया जा रहा है जिसकी हमने बात करी अभी, द इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल जो है वो यहीं पे बनाया जा रहा है, इस पोर्ट की बात यहाँ पे करी गई है। ठीक है, अब एक यहाँ पे ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। अब एयरपोर्ट क्यों बनाया जा रहा है, बहुत सिंपल सी बात है। मैं हर लेक्चर में जब करंट अफेयर्स के आपको समझाता हूँ तो उसमें मैं आपको यही बताता हूँ कि कहीं पे भी आपको टूरिज्म बढ़ाना है या कहीं पर भी आपको एक्सेसिबिलिटी बढ़ानी है तो आपको किसी भी तरीके का ट्रांसपोर्ट वहां पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो अब जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कनेक्टिविटी भी इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो उस कनेक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए एयरपोर्ट यहाँ पे बनाया जा रहा है जो कि सिविलियन टूरिज्म प्लस मिलिट्री एंड डिफेंस ऑपरेशंस के लिए, दोनों के लिए काम में आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये डुअल यूज फैसिलिटी है। ठीक है, आगे बढ़ते। पावर प्लांट, एनर्जी तो चाहिए, इतने बड़े यहाँ पे प्रोजेक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक पावर प्लांट तो चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे एक 450 MVA का हाइब्रिड गैस एंड सोलर बेस्ड प्लांट देखने को मिलेगा। एक हाइब्रिड गैस एंड सोलर बेस्ड प्लांट देखने को मिलेगा ताकि हम जो एनर्जी बना रहे हैं, जैसे आपको पता है कि हाइब्रिड क्यों बनाया है, क्योंकि हम सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ भी जा रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे आपको सोलर बेस्ड प्लांट भी देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे एक टाउन बनाया जाएगा। ठीक है, एक ग्रीन फील्ड सिटी बनाई जा रही है। अब जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, यहाँ पर आपको इतना ट्रेड देखने को मिलेगा, तो ऑब्वियसली क्या है, यहाँ पे आपको एक टाउन भी बनाना पड़ेगा जहाँ पे लोग आके रहे। तो यहाँ पर एक ग्रीन फील्ड सिटी बनाई जा रही है। ग्रीन फील्ड का मतलब क्या है कि पहले यहाँ पे ऐसी सिटी नहीं थी, पर बेस से एक नई सिटी बनाया जा रहा है, उसको ग्रीन फील्ड बोला जाता है। तो ग्रीन फील्ड सिटी बनाई जा रही है और बोला जा रहा है कि उस सिटी को इतना बड़ा बनाया जाएगा कि वो एकोमोडेट कर पाए कितने, 3.5 लाख पीपल को। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो ये चार इंपॉर्टेंट कोर प्रोजेक्ट के कंपोनेंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पीपल थोड़ा आगे चला गया, कोई बात नहीं, कई बार एडिटिंग मिस्टेक्स हो जाती है। अब देखो जरा, अब इसी मलक्का स्ट्रेट की मैं आपको बात बता रहा था। देखो, आपको जो अंडमान सी देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे मिल रहा है, अंडमान एंड निकोबार आपको यहाँ देखने को मिलता है। अब देखो इसके पास जो ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है ना, यहाँ पे हाई ट्रैफिक है शिपमेंट्स का। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि हमें इसी ट्रैफिक को ग्रैब करना है, यहीं से इकोनॉमिक बेनिफिट्स गेन करने हैं, इस वजह से हमने यहाँ पे पोर्ट बनाया है। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। अब देखो जरा, तो वही चीज हम यहाँ पे बात करने वाले कि स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है। जो मेरीटाइम चेक पॉइंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ग्रेट निकोबार सिट्स नियर स्टेट ऑफ मलक्का, जो अभी मैंने आपको बात बताई। तो इस वजह से हमें देखने को मिलता है ये जो स्टेट ऑफ मलक्का है, अगर ग्लोबल ट्रेड की बात करें तो यहाँ पे हमें 30% ट्रेड देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट 30% ट्रेड देखने को मिलता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जहां से हम इकोनॉमिक बेनिफिट्स को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्लू इकोनॉमी की बात करें, आपको पता है हमारा एक विजन है मेरीटाइम इंडिया विजन 2030। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस पोर्ट की हेल्प से या इस प्रोजेक्ट की हेल्प से क्या कर सकते हैं, उन्हीं ट्रांसशिपमेंट ट्रैफिक को कैप्चर कर सकते हैं और जो हमारा विजन है उसे कंप्लीट करने की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, उस पाथ की तरफ चल सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो यही बस एक स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस थी। और एक अगर आप सिक्योरिटी के पर्पसेस से बात करोगे ना, तो आपको पता है कि इस एरिया में अगर हम पोर्ट बना लेते हैं तो हमारी क्या है, हमारी एक काउंटर चाइनीज नेवल प्रेजेंस यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, हम जो चाइना की जो नेवल प्रेजेंस है उसको यहाँ पर काउंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से भी ये इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी की पर्पस से भी इंपॉर्टेंट है और इकोनॉमिक बेनिफिट्स के पर्पस से भी ये इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कंसर्न्स एंड चैलेंजेस, क्यों ये जो प्रोजेक्ट है ये एनजीटी के पास गया था अप्रूवल के लिए, ये भी हमें पता होना चाहिए। आपको पता है कोई भी प्रोजेक्ट अगर बनाया जा रहा है तो उसके साथ एक एनवायरमेंटल कंसर्न भी देखने को मिलता ही है। तो अब आप एक बात सोचो कि अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जो मैंने आपको दिखाया अभी ऊपर पूरा मैप में, ठीक है, तो उसमें हमें डिफॉरेस्टेशन भी देखने को मिलेगी। अब देखो, गवर्नमेंट के हिसाब से तो ये बोला गया है
गवर्नमेंट के हिसाब से तो ये बोला गया है कि 9.64 लाख ट्रीज को यहाँ पर काटा जाएगा। बट जो कुछ इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये बोला है, ये है इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स, ठीक है, इनके हिसाब से ये बोला गया है कि कम से कम 1 करोड़ पेड़ कटेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट का डेटा ये कहता है और इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स का डेटा ये कहता है। हमें इसमें नहीं घुसना है, हमें बस ये देखना है अपने स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या वहां पे हमें चीजें देखने को मिल रही है। ठीक है, एंडेंजर्ड स्पीशीज की बात करें, अभी हमने देखा कि वो वहां पे जो पोर्ट बनाया जा रहा है वो कहाँ पे बनाया जा रहा है, गैलेथिया बे के पास बनाया जा रहा है। अब ये जो गैलेथिया बे है ये एक क्रिटिकल नेस्टिंग ग्राउंड है, किसका, जायंट लेदर बैक टर्टल का। अब आप सोचो वहां पे अगर पोर्ट बनाया जाएगा तो ऑब्वियसली ये जो क्रिटिकल नेस्टिंग ग्राउंड है इस स्पीशीज का, टर्टल की स्पीशीज का, वो भी एक्सप्लॉइट होगा, तो वहां पे भी हमें डिसरप्शन देखने को मिलेगी, है ना, उनके नेस्टिंग ग्राउंड्स भी खराब होते हुए देखने को मिलेंगे। इस वजह से भी ये एक चैलेंज था जो हमें सामने देखने को मिला। उसके बाद देखो क्या है कि वहां पर एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ग्रेट निकोबार आइलैंड, यूनेस्को का एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो 2013 में एज अ बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो घोषित किया गया था। अब अगर ये प्रोजेक्ट हमें आगे ले जाना है तो उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ एरिया जो है पर्टिकुलर उस आइलैंड में जो इस बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया उसे डी नोटिफाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो भी एक कंट्रोवर्शियल इशू था जो हमें सामने देखने को मिल रहा था। बट हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि हाँ, इस यूनेस्को का जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें भी कुछ जो जगहें हैं वहां पर हमें डी नोटिफाइंग एरिया भी देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से वो जो एरिया है बायोस्फीयर रिजर्व का वो कम हो जाएगा। ओके, बट फिर से कहूंगा कंट्रोवर्सी पे नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस से हमें इन चीजों को पढ़ना है। अब ये जो पीवीटीजीज है, पीवीटीजीज क्या होते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। अब वहां पे आपको एक पीवीटीजी देखने को मिलते हैं जिनको नाम दिया गया है शोम्पेन, ठीक है, एंड दी निकोबारीज। अब आपको पता है कि कोई भी प्रोजेक्ट बनेगा तो इनको डिस्प्लेस किया जाएगा। अब इनको डिस्प्लेस किया जाएगा तो ये तो ट्राइबल लोग हैं, है ना, ट्राइबल लोगों का क्या है, उनका तो सिर्फ अपना फॉरेस्ट है, उतना ही उनका वर्ल्ड है। ठीक है, तो उनको उनकी जगह से डिस्प्लेस किया जाएगा तो वहां पे भी हमें क्या देखने को मिलेगा, एक लीगल कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। प्लस अगर आप जियोलॉजिकल रिस्क की बात करें तो आपको पता है कि जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो जोन 5 में आता है सिस्मिक वेव्स के। ठीक है, तो इस वजह से वहां पे हमें हाई रिस्क देखने को मिलता है अर्थक्वेक एंड ऑल का। ठीक है, तो इस वजह से भी क्या ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है ये वायबल है लॉन्ग टर्म में, क्या इसमें हमें आगे जाकर कोई नुकसान तो नहीं देखने को मिलेगा कि हम इतना ज्यादा पैसा लगा दें और उसके बाद हमें पता चले कि ये वायबल नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए, है ना। तो ये भी एक रिस्क हमें यहाँ पे देखने को मिला। प्लस कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन, अब गवर्नमेंट ने, आपको पता है कैंपर रूल्स के तहत अगर एक जगह पे आपने पेड़ काटे तो दूसरी जगह लगाना पड़ेगा। तो इस वजह कैंपर रूल्स के तहत गवर्नमेंट ने ये बोला कि यहाँ पर जितने पेड़ काटे जाएंगे वो हरियाणा मध्य प्रदेश में लगाए जाएंगे, हरियाणा या मध्य प्रदेश में। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, यहाँ का जो इकोसिस्टम है, यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत डिफरेंट है बाकी स्टेट्स के। तो इस वजह से क्या वहां पर जो स्पीशीज मिलती है, वहां पर जो इकोसिस्टम है, सेम इकोसिस्टम किसी और स्टेट में डेवलप किया जा सकता है किसी और क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंडर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जो हमें हमेशा सामने देखने को मिलता है और इसी वजह से जो साइंटिस्ट है इन्होंने ये बोला कि आप ऐसा कर भी देंगे, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन कर भी देंगे, तब भी कुछ इकोलॉजिकली इनइफेक्टिव ही हमें चीजें देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि वही बात है, सेम क्लाइमेट, सेम बायोडाइवर्सिटी और सेम इकोसिस्टम हमें डिफरेंट जगहों पे नहीं देखने को मिलता है इस वजह से। ठीक है, तो ये था जो आज का हमारा टॉपिक था जो हमें डिस्कस करना था। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई भी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए पढ़ रहा है तो उसके लिए मैं बता देता हूँ कि मैं जिस तरीके से मैंने आपको ये टॉपिक समझाया है ऐसे ही मैं मंथली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी आपको आपसे सॉल्व करवाता हूँ और उसके एक्सप्लेनेशन आपको समझाता हूँ। साथ ही साथ मैंने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करी है सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए। ठीक है, जहां पर हम 2014 से लेके 2025 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और हर दिन 15 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। अगर कोई स्टैटिक का पार्ट कवर हो रहा है तो हम उस स्टैटिक के पार्ट को भी कवर करते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कुछ सेंट ट्रिक्स। सेंट ट्रिक्स का मतलब और कुछ नहीं है बल्कि यूपीएससी की लैंग्वेज को समझना है।
ठीक है? तो अगर आप इन सेशंस को देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।